बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं नीतू कुमारी। हर रोज़ की तरह आज भी हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार और साथ ही जानेंगे मौसम का हाल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। फसलों के नुकसान की भरपाई करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बीजोपचार कर ओल की करे बुआई और बचाए अनेक रोगों से। खेतों में मेड़ के निर्माण का आसानी से करता है ब्रांड फार्मर। सूखे, अतिवृष्टि, प्रतिकूल मौसम या अन्य रोग व्याधियों के कारण कभी कभी फसलें नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रकार के नुकसान की भरपाई के लिए किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। किसानों की आय स्थिर रहे, अप्रत्याशित घटनाओं द्वारा फसल के नष्ट होने पर किसान भाइयों को आर्थिक संकटों से ना गुजरना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत अनाज, फसलें, बाजरा, दलहन, तिलहन के अलावे बागवानी फसल पर बीमा कवर दिया जाता है। राज्य के किसान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने फसलों का बीमा कराकर संभावित नुकसान से बच सकते हैं। अमरूद में इस समय फल मक्खी के प्रकोप होने की संभावना रहती है, जिससे अमरूद फसल को काफ़ी नुकसान होता है और अमरूद की गुणवत्ता खराब होती है। अमरूद की फसल में फल मक्खी कीट का नियंत्रण के लिए फेरोमोन टैप बेहतर उपाय है। 1 एकड़ के अमरूद बागान के लिए 8 से 10 फेरोमोन टैप काफ़ी होता है। मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद है शुआन, विरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहते हैं तो कंचन और HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। कुछ फसलों को लगाने के लिए खेतों में मेड़ बनाना आवश्यक होता है। मेड़ बनाने के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए किसान ब्रांड फार्मर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण को ब्रांड फार्मर कहते हैं। खेतों में आसानी से मेड़ निर्माण करने के लिए इस उपकरण का निर्माण किया गया है। इस उपकरण द्वारा एक समान मोटाई के मेड़ बहुत ही कम समय में तैयार किए जाते हैं। ब्रांड फार्मर को प्राप्त करने के लिए किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारे किसान भाई बहन अपने खेतों में मेहनत करके अपनी खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही आपने देखा मौसम का हाल। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं।
इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे समेकित कृषि प्रणाली के बारे में। समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर मछली पालन, मवेशी पालन, फल सब्जी उत्पादन का वानिकी का समायोजन किया जाता है जिससे वो एक दूसरे की पूरक बन सके। तो समेकित कृषि प्रणाली में और क्या अधिक जानकारियां हैं, इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। जब एक दूसरे के पूरक और पारस्परिक लाभों के संयोग को अपनाकर कई तरीके की कृषि उपायों का उत्पादन किया जाता है तो इसे समेकित कृषि प्रणाली का नाम दिया जाता है। आसान भाषा में कहें तो समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल सब्जी उत्पादन और वानिकी का इस प्रकार समायोजन किया जाता है जिससे वे एक दूसरे के पूरक बन सकें। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यायन में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं यहाँ की कृषि वैज्ञानिक नेहा राजन जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि समेकित कृषि प्रणाली क्या है। समेकित कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें कि कई सारी कृषि की कई इकाइयों या उद्यमों को एक साथ समावेश कर जिससे कि वो एक दूसरे के पूरक बन जाएं, साथ ही उपलब्ध संसाधन
जो हमारे आसपास में संसाधन है उनकी क्षमता, उत्पादकता या लाभप्रदता को बढ़ाया जा सके। ऐसे सभी कृषि के उद्यमों को जोड़ा जाए, जैसे कि आप इसमें खेती बाड़ी ले सकते हैं, बागवानी ले सकते हैं, मवेशी पालन ले सकते हैं, मत्स्य पालन ले सकते हैं, मशरूम की खेती, केचुआ खाद्य उत्पादन, ये सभी प्रणालियों को इस प्रकार जोड़ा जाए जिससे कि वो एक दूसरे के पूरक हो जाएं, साथ ही जो हमारे संसाधन है उसकी भी क्षमता भी अधिक हो जाए। तो ऐसे कृषि को के विभिन्न अवयवों को जोड़ना ही समेकित कृषि बोला जाता है। खेती में लगातार बढ़ रही लागत और उसके हिसाब से मामूली आमदनी किसानों के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। ऐसे में विशेषज्ञ कहते हैं कि झारखंड में समेकित कृषि प्रणाली काफी कारगर साबित हो सकती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अधिकतर जो किसान हैं वो सीमांत किस्म के हैं या छोटे किस्म के किसान हैं, जिनकी जो भूमि की अगर आकार देखें तो 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर से जनरली कम पाई जाती हैं। तो यहाँ के किसानों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वो समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं और अपनी लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। और ख़ासकर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसान जनरली यहाँ पे सामान्यतया समेकित कृषि ही करते हैं, बस ये होता है कि वो अव्यवस्थित ढंग से करते हैं। जनरली किसान खेती भी कर रहे हैं, मुर्गी भी रखते हैं, बत्तख भी पालते हैं, साथ ही बकरी पालन भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि ये जो नई तकनीक है या अच्छे प्रबंधन के साथ अगर हम लोग बात किया जाए उस तरह से वो नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को ये देखना होगा कि किस प्रकार नई तकनीकों को अपनाकर और सही प्रबंधन करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन अवयवों को जोड़कर और उन्हें हम लोग समेकित कृषि का रूप दें। और यहाँ पे ये भी हम लोग को देखना है कि जैसे हम लोग की क्या संसाधन उपलब्ध है या फिर किस तरह की बाजार व्यवस्था है, ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कृषि के विभिन्न उद्यमों का सिलेक्शन करेंगे या चयन करेंगे। तो इस तरह का अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या संसाधन है उस पर आधारित, मतलब इसमें एक जो अवयव होता है वो सबसे मेन मुख्य रूप से लिया जाता है और उसके साथ ही कई घटक लिए जाते हैं। तो जैसे अगर हम लोग बात करें जैविक कृषि आधारित समेकित कृषि पालन बोल सकते हैं, गो पालन आधारित कृषि पालन बोल सकते हैं। तो अलग अलग इस तरह से एक मुख्य अवयव होता है और साथ में उसके साथ कई कंपोनेंट हम लोग ले सकते हैं। रांची स्थित दिव्यायन केंद्र की कृषि वैज्ञानिक नेहा राजन कहती हैं कि जैविक कृषि आधारित समेकित कृषि प्रणाली से किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर किसान के पास 1.5 एकड़ की क्षेत्र है, 1.5 एकड़ ज़मीन है, तो उनको हम लोग क्या क्या कंपोनेंट ले सकते हैं और कितना हम लोग पैसा कमा सकते हैं समेकित कृषि में। तो इसमें मुख्य अवयव हम लोग जैविक खेती रखते हैं और जैविक खेती अगर कर रहे हैं तो 1 एकड़ का क्षेत्र यानी कि 100 डेसिमल क्षेत्र में हम लोग जैविक खेती करेंगे। जैविक खेती में मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल और दलहन, तिलहन और चारा फसल का समायोजन करेंगे। इसके अलावा जो 36 डेसिमल का एरिया होगा वो आपका बागवानी का होगा, जिसमें आप जैविक रूप से सब्जी उत्पादन करें। फिर तीसरा जो मुख्य अवयव होगा वो होगा मत्स्य पालन का, जिसमें कि आप 10 डेसिमल क्षेत्र में मत्स्य सब बत्तख पालन करें। समेकित कृषि प्रणाली के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार की ओर से समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जो दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ पे समेकित कृषि का ही एक बहुत ही आदर्श जो बोलते हैं वो मॉडल माना जाता है। पूरे झारखंड में इसका नाम है और यहाँ पे सालों भर, वर्ष भर समेकित कृषि पालन के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। और चूँकि अभी कोरोना की वजह से प्रशिक्षण बंद है, ऐसे जैसे ही सूचना मिलेगी यहाँ प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा और वर्ष भर यहाँ समेकित कृषि प्रणाली पर प्रशिक्षण कार्य किया जाता है। और जैसे ही शुरू हो, चाहे वो 5 दिवसीय हो या 15 दिवसीय हो या फिर 45 दिन का आपका पूरा यहाँ पे प्रशिक्षण अच्छे से हर एक अवयव को बहुत डिटेल से जानकारी इसमें दी जाएगी और प्रैक्टिकल के साथ अच्छे से पूरा डिटेल थ्योरी क्लास लिया जाता है यहाँ पर। अभी आपने देखा समेकित कृषि प्रणाली के बारे में। किसान भाइयों, अभी कई ऐसी किसान महिलाएं हैं जो कई तरह की योजनाओं से जुड़कर खुद को प्रेरित कर रही हैं व स्वरोजगार से जुड़ रही हैं। ऐसे ही एक योजना है फूलो छानो योजना, जिससे बुढ़मो की रहने वाली सुषमा देवी जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही है और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाने में प्रेरित कर रही हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं बुढ़मो की रहने वाली सुषमा देवी से और उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं
उनकी कुछ कहानियाँ। देश बदल रहा है और महिलाओं की दशा में सुधार भी आ रहा है। पहले जो महिला ग्रामीण क्षेत्र में हड़िया दारू बेचकर अपमान और उपेक्षा झेलती थी, वो अब सरकारी योजना फूलो झानो और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की मदद से खुद का रोजगार कर आर्थिक रूप से सशक्त होती चली जा रही हैं। आज हम बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत चैनगढ़ा ग्राम में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ है यहाँ की एक बेहतर ढंग से आजीविका चलाने वाली सुषमा देवी, जो पहले हड़िया दारू बेचती थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी आजीविका में परिवर्तन किया और JSLPS के द्वारा जुड़कर इन्होंने अपने जीवन में जो परिवर्तन किया है, खेतीबाड़ी कर रही हैं, साथ में दुकान भी चला रही हैं। तो इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से ये आज एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं। आप हमें ये बताइए कि सुषमा जी की आप आलू की खेती क्या कर रही हैं जी। साथ में और क्या क्या खेती कर रही हैं? गेहूं का कर रहे हैं, टमाटर का कर रहे हैं, लहसुन का कर रहे हैं, अदरक का कर रहे हैं, सरसों का भी करते हैं और मटर का भी करते हैं। अच्छा, ये जो खेती आप कर रही हैं इसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? हमको जानकारी एकीएम दीदी के द्वारा मिली। वो हम लोग को बताती है कि कौन सा मौसम में कौन सा खेती किया जाता है, उसी के अनुसार हम लोग खेती करते हैं। पहले कभी आप खेती करती रही हैं? पहले करते थे लेकिन वैसा नहीं करते थे जैसा कि अब करते हैं। पहले तो पता भी नहीं चलता था कि कौन सा मौसम में कौन सा खेती करेंगे, ऐसे ही लगा देते थे, जो भी मौसम में मिला लगा देते थे। लेकिन अब एकीएम दीदी के द्वारा जो बताती है कि इस मौसम में कौन सा खेती होता है, वही खेती हम लोग लगाते हैं और हम लोग को अच्छा उपज पाते हैं। बुढ़मू प्रखंड के चैनगढ़ा गांव की सुषमा देवी पहले हड़िया दारू बेचा करती थीं, लेकिन फूलो झानो योजना से 10,000 रुपए की मदद राशि और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के प्रशिक्षण के कारण अब वो 3 साल से खेती कर अच्छी आमदनी कमा रही हैं। पहले तो हम लोग अपना घर परिवार को खाने के लिए भी घट जाता था, आलू लगाते थे तो, लेकिन अब नहीं घटता है और जो हम लोग को खाने से बच जाता है उसको हम लोग मार्केट में भी बेच देते हैं, उससे हम लोग को आय मिलता है। आय मिल जाता है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपका जो जीवन था पहले का, हड़िया दारू आप बेचती थी एक समय, तो वो जीवन और आज के में काफ़ी आप में परिवर्तन आ गया है। आज आप दुकान भी चला रही हैं, साथ में ये खेती भी कर रही हैं, साथ में क्या आपने कुछ पशुपालन वगैरह भी किया है? हाँ, क्या क्या किया है? बकरी पालन किए हैं। मेरा अभी पहले से मेरा 2 था और अभी 4 खरीदे हैं। मेरा 6 बकरी है और मुर्गी पालन है, लेकिन देहात वाला है, छोटा वाला मुर्गी पालन है मेरा। हाँ, 15-20 गो मुर्गी है मेरा। मौसम को ध्यान में रखते हुए आलू, टमाटर, सरसों आदि की जैविक खेती करती हैं, जिसमें इस्तेमाल होने वाली जैविक खाद और दवा भी ये JSLPS की दीदियों से प्रशिक्षण लेकर खुद ही तैयार करती हैं। दीदी देती है, जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ये दवा बनाना है दीदी, तो और दीदी सब हम लोग को जुड़वाते हैं, जमा करते इकट्ठा करते हैं और वो दीदी सब जाती है हम लोग के एकीएम दीदी और वो बताती है कि किस मान के चलिए कि आलू में कुछ हो जाता है या गेहूं में कीड़ा उड़ा लग जाता है, तो दीदी जाके बताती है कि इसमें इस दवा को डालने से कीड़ा हट जाएगा और वहाँ पे अच्छा हम लोग का फसल होगा। तो हम लोग को दवा बनाते हैं सब दीदी सब मिल के और उसको यूज भी करते हैं। आज फूलो झानो योजना और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के प्रयास के कारण सुषमा देवी हड़िया दारू बेचने का काम छोड़ खेती और होटल का व्यवसाय कर रही हैं, जिससे वो लगातार आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होती चली जा रही हैं। सुषमा दीदी पहले नहीं करती थी जैविक खेती और पहले हड़िया दारू बेच के अपना बाल बच्चा भी ढंग से पालन पोषण नहीं कर सकती थी, तो इसको हम ट्रेनिंग जैसे आए और गांव में बताए दीदी इस तरह का हमको ट्रेनिंग मिला है, हम लोग सभी दीदी मिल के जैविक खेती करेंगे। आप लोग इस तरह हम रजिस्ट्रेशन हमको पहले मिला फॉर्म, उस रजिस्ट्रेशन हम सभी दीदी का फॉर्म भरे, उसके बाद में हम 40 दीदी को लिए 40 दीदी को लिए तब सुषमा दीदी को हम बताए कि इस तरह का करने से हम लोग का माने आगे आय का बढ़ोतरी होगा।
और सभी दीदी एक जगह बैठ के हम लोग निर्णय लेते हैं कि इस तरह खेती करने से, जैविक खेती करने से और रासायनिक खेती करने से बहुत अंतर होता है सर। ऐसे ही सार्थक प्रयासों से आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों की नारी शक्ति और अधिक सशक्त होंगी। JSLPS से जुड़ने के बाद सुषमा दीदी का बदलाव ये देखे हम लोग कि पहले वो घर से निकलती नहीं थी। आज JSLPS के माध्यम से वो अपना घर से निकल भी रही है, दीदियों के साथ बैठ रही है। एक तो सामाजिक विस्तार उनका हुआ ही और फूलो जानों से जुड़ करके आर्थिक विस्तार हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं कि बड़ी खुशी के साथ रहती है और बदलाव, और बोलती भी है कि अब हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए एक अच्छा शिक्षा जो है सो हम दे रहे हैं। इसमें JSLPS का अहम योगदान है। और ख़ास करके जो हमारा JSLPS में जैसे RF CIF बैंक लिंकेज हम लोग के माध्यम से जो JSLPS के तरफ से जो दिया जाता है उनका भी लाभ इनको दिया गया। तो अब इनके स्तर पे जो गरीबी जो था वो गरीबी अब हट करके कुछ उससे थोड़ा ऊपर आ चुकी है। अभी आपने देखा कि कैसे बुढ़मुखी रहने वाली सुषमा देवी जी फूलो छाने योजना से जुड़कर खुद को आत्मनिर्भर बना रही है और साथ ही साथ दूसरों को भी प्रेरित कर रही है। तो आइए अभी हम बात करेंगे अजोला उत्पादन अथवा उससे होने वाले लाभ के बारे में। किसान भाइयों, अजोला एक जैविक हरी खाद के रूप में माना जाता है जो कि पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक आहार है। इसे खाने से पशु बहुत ही तंदुरुस्त रहते हैं और साथ ही साथ अजोला पशुओं में बांझपन को दूर करता है। तो अजोला के और क्या क्या फ़ायदे हैं अथवा और उनके क्या क्या लाभ हैं, इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। आज हमारे साथ ICAR पलांडू के कृषि वैज्ञानिक श्री विजय कुमार सिंह जी है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अजोला का उत्पादन एवं उससे होने वाले लाभ हमारे किसान भाई किस प्रकार से ले सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अजोला होता क्या है और इसका उत्पादन हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अजोला एक तरह का जलीय फर्न है, एक छोटे पौधे का प्रजाति है जिसको वैज्ञानिक भाषा में फर्न कहते हैं। ये जलीय फर्न है और जो है जल के सतह पे जो है ये जो है तैरते रहता है, गुच्छ के आकार में जो है हरा रंग का होता है। और इसका पंखुड़ी में जो है ना एनाबीना नामक जो है एक झील हरित जो है कायिक प्रजाति का जो है सूक्ष्म जीव होता है जो वायुमंडल में जो है नत्रजन को यौगीकरण करके जो है नत्रजन जो है आप फसल को जो है जैविक खाद के रूप में नत्रजन प्रदान करता है। तो किसान भाइयों, अजोला का एक बहुत बड़ा विशेषता है कि अगर अनुकूल वातावरण मिले तो 5 से 10 साल में जो है 5 से 10 दिनों में ही जो है ये इसका उत्पादन दुगना हो जाता है। अजोला को अगर आप दुधारू गाय को जब अगर खिलाते हैं तो उसके दूध के उत्पादन में जो है 15 से 20% तक वृद्धि हो जाता है। अब मछली के चारा के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई, अजोला को अगर आप जो है धान के खेत में उपयोग अगर आप करते हैं, धान का खेत जो आपको तैयार जिसमें धान लगाना है उसमें 2 से 4 इंच पानी भरा में जो है आप जो है अजोला जो है 10 टन अजोला प्रति हेक्टेयर के दर से अगर डाल देते हैं और 30 से 40 ग्राम जो है केजी जो है सिंगल सुपर फास्फेट का जो है आप उसमें छिड़काव कर देते हैं तो जो है आपका धान का उत्पादन जो है करीब 15 से 20% तक बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता होता है। और अगर इसको पूरे वर्ष छोड़ दिया जाए तो प्रति हेक्टेयर की दर से जो है अजोला से जो है आपको 40 किलोग्राम जो है नत्रजन जो है आप प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई। बिल्कुल। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि अजोला का उत्पादन कैसे करेंगे हमारे किसान भाई और अजोला होता क्या है। साथ में आपने ये भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि अजोला का जो है उपयोग हम पशु चारा के रूप में भी कर सकते हैं, चाहे गाय के लिए या फिर मछली के दाने के रूप में। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसका प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में बताएं। किसान भाइयों, अजोला की खेती जो है आप जो है तालाब में भी कर सकते हैं या छोटे आकार का जो है आप गड्ढा बना के आप कर सकते हैं। इसके लिए सावधानी बरतना है कि आपको छायादार जगह का चुनाव करना है। आप गड्ढा का आकार जो है 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और करीब 30 सेंटीमीटर जो है गहरा जो है गड्ढा बना लीजिए। और गड्ढा में पानी का रिसाव ना हो इसके लिए जो है आप प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे तो प्लास्टिक जो है पारा बैगनी रोधी जो है किस्म जो है प्लास्टिक का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होता है। किसान भाई क्या करेंगे कि आप जो है गड्ढे में जो है
10 से 15 केजी जो है मिट्टी जो है उसको भुरभुरा बना के उसको छान कर जो है आप जो है प्लास्टिक की सतह पे बिछा लें। उसके उपरांत जो है 10 लीटर पानी में जो है करीबन जो है आप जो है 2 किलो गोबर और 30 से 40 ग्राम जो है सुपर फास्फेट का घोल मिला के सतह पे फैला दें। उसके उपरांत जो है अजोला को जो है आप उस पर डाल दें और पानी की सतह करीबन जो है 10 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। अजोला डालने से पहले जो है आप थोड़ा सा मिट्टी को हिला लें ताकि पानी और मिट्टी जो ऊपर में आ जाए और उसके बाद आप अजोला का जो है बीज को आप डाल सकते हैं। अजोला जो है उसके बाद जो है आप जो है अजोला ऊपर आ जाता है तो उसको सही करने के लिए जो है आप ताज़ा पानी का अगर आप छिड़काव कर देते हैं तब जो है वो ये हो जाता है। अजोला आपको जो है 5 से 7 दिन में ही जो है पूरा जो गड्ढा में भर के तैयार हो जाता है और 10 से 15 दिन के उपरांत में जो है आप इसका जो है निकाल सकते हैं। इसके निकालने का तरीका है कि प्लास्टिक के छन्नी से जो है आप इसको छानें या ऐसा ट्रे का प्रयोग करें जिसमें नीचे छेद हो और उससे जो है पानी बह के निकल जाए और उसको छान के निकाल लें। इसको निकालने के बाद जो है इसमें थोड़ा सा गोबर का गंध हो जाता रहता है, उसको दूर करने के लिए ताज़ा पानी से जो है इसको अच्छी तरह से धोएं। उसके उपरांत ही जो है आप इसको पशु को जो है चारा के रूप में आप दे सकते हैं। जैसे पशुओं को जो अन्न चारा होता है, पुआल वगैरह होता है या घास वगैरह दिया जाता है तो उसमें इसको मिला के भी दिया जा सकता है? बिल्कुल, ये पूरक चारा के रूप में काम करता है। अगर दुधारू गाय को जो है प्रतिदिन जो है 1.5 किलो से 2 किलो अगर आप अजोला खिलाते हैं तो उसके दूध के उत्पादन में करीबन 15 से 20% तक वृद्धि हो जाती है। अजोला को खिलाने से दुधारू गाय का जो है दूध में जो है गाढ़ापन आ जाता है। देखते होंगे मवेशी में जो है बांझपन का शिकायत होता है, अगर आप अजोला अगर उसको प्रतिदिन खिलाते हैं तो बांझपन की समस्या का आपका समाधान हो जाएगा। किसान भाइयों, आपके मवेशियों में देखते होंगे कि पेशाब के रास्ते से जो है ब्लड जो है आता है, ये फास्फोरस की कमी के कारण होता है। अगर आप उसको अजोला खिलाते हैं आप अपने मवेशी को तो इस समस्या से आप समाधान कर सकते हैं। ये जो आपका जो है मुर्गियों के लिए पसंदीदा चारा है। जो किसान भाई मुर्गी पालन करते हैं अगर वो अजोला खिलाते हैं तो उसके मुर्गी का चूजे का आकार जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसमें जो है अंडा देने की जो है क्षमता भी बढ़ जाती है। अजोला का अगर आप खिलाते हैं तो उससे प्रजनन क्षमता भी बढ़ती है और किसानों के लिए ये एक बेहतर साधन है। किसान भाइयों, अभी आपने देखा अजोला उत्पादन व उससे होने वाले लाभ के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी हम तक देनी हो अथवा किसी भी तरीके की जानकारी हम तक पहुँचानी हो तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। एक बात और, अगर आपसे किसी भी कारणवश हमारा ये कार्यक्रम छूट जाता है तो आप हमारा ये कार्यक्रम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि। आप दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।